विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के इस कालांश में आपका पुनः अभिनंदन है। आज हम आपको आपके हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी निबंध में संकलित पंडित विद्यानिवास मिश्र जो श्रेष्ठ निबंधकार हैं, ललित निबंधकार हैं, उनका हम आपको साहित्यिक परिचय देंगे और उनका जो चर्चित और प्रसिद्ध निबंध आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसकी मूल संवेदना, उसका प्रतिपाद्य उद्देश्य हम आपको बताएंगे। आपके पाठ्यक्रम में हल्दी, दूब और दधि अक्षत यह निबंध संकलित है। हल्दी आप जानते ही हैं, हल्दी का प्रयोग होता है सब्जी में, सब जानते हैं। दूबा एक घास होती है जो अनुष्ठानों में पूजा की सामग्री में आती है। आपने देखा होगा हरी हरी घास सी आती है जब पूजा वगैरह होती है, अनुष्ठान होता है तो थाली में रखते हैं। दधि, दही और अक्षत कहते हैं चावल को, साबुत चावल बिना टुकड़े वाला। तो इस निबंध में उन्होंने क्या कहा है, ये निबंध किस तरीके से भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को रेखांकित करता है, यह बातें हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको पंडित विद्यानिवास मिश्र का सामान्य परिचय हम आपको दे रहे हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 को गोरखपुर में हुआ। इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की और उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में कार्य किया। इसके पश्चात सन 1957 से 68 तक गोरख विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। यह बाहर विदेशों में भी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे। कैलिफोर्निया एवं वाशिंगटन विश्वविद्यालय में ये अतिथि प्राध्यापक के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के भाषा विज्ञान विभाग एवं आधुनिक भाषा हिंदी तथा भाषा विज्ञान के निदेशक और विभाग अध्यक्ष रहे। आगरा विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल मुंशी विद्यापीठ में वो निदेशक रहे। इसके साथ ही उन्होंने बड़े उत्कृष्ट कोटि का साहित्य लिखा। इनकी प्रमुख रचनाओं में साहित्य की चेतना, हिंदी की शब्द संपदा, पाणिनि व्याकरण की विशेषण पद्धति, रीति विज्ञान, यह इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो मौलिक व्यक्ति व्यंजक यानी जो ललित निबंध लिखे हैं, इनमें जो चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा भीननहारी,
अस्मिता के लिए तथा तमाल के झरोके से आदि इनके निबंध संग्रह प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। एक इनका काव्य संग्रह भी है जिसका नाम है पानी की पुकार। विद्यारण्य मिश्र जी यदि गहराई से देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध शैली के निबंधकार हैं। इन्होंने भोजपुरी लोक संस्कृति, परंपरा बोध तथा आंचलिक जीवन मूल्यों को अपने निबंधों का विषय बनाया। आचार्य द्विवेदी की परंपरा तथा शैली का अनुगमन करते हुए भी इन्होंने अपनी मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया, जो इन्हें एक स्वतंत्र निबंधकार और स्वतंत्र शैली के रूप में प्रतिस्थापित करती है। अतीत को आधुनिकता के चश्मे से देखते हुए विषय प्रवेश के प्रतिपादन में अतीत और वर्तमान का समीकरण मिश्र जी बहुत अच्छी तरह करते हैं। इनके विषय प्रतिपादन में आंचलिकता का स्वर यत्र तत्र देखा जाता है। ग्राम्य जीवन संबंधी निबंधों में सांस्कृतिक चित्रण का वैशिष्ट्य देखने को मिलता है। इनके कई निबंध पौराणिक जीवन, पौराणिक मान्यताओं और पौराणिक मूल्यों को चित्रित करते हैं। इनके निबंधों में लोक जीवन और लोक संस्कृति, लोक विश्वास, लोक की भावनाएं प्रभावक रूप में चित्रित हुई हैं। मिश्र जी के निबंधों में उनका अद्वितीय व्यक्तित्व, उनकी अद्भुत वर्णन शैली, उनकी भ्रमणशीलता और रसात्मक शक्ति का वर्णन मिलता है। इनके निबंधों में लोक संस्कृति की अंतर्वर्तनी रसधारा के साथ साथ विचार तत्व, कल्पना, प्रकृति का रागात्मक वर्णन, जीवन मूल्य, परंपराओं का बोध, साहित्य, समाज, राजनीति तथा संस्कृति का समस्या मूलक विश्लेषण भी मिलता है। अर्थात इनसे संबंधित समस्याओं को उन्होंने अपने निबंध में उठाया है, तो उनका ललित और मधुर शैली में उन्हीं के माध्यम से समाधान भी दिया है। समग्रता की यह बुनावट उन्हें अन्य निबंधकारों से अलग कर देती है, उनकी निबंध शैली की विशिष्टता को रेखांकित करती है। पंडित विद्यारण्य मिश्र के ललित निबंध विचारात्मक, संस्मरणात्मक और समीक्षात्मक हैं। इन्होंने संदर्भ एवं विषय के अनुरूप विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, विश्लेषणात्मक शैली वो कहलाती है जिसमें निबंधकार किसी वस्तु का विश्लेषण करता हुआ चलता है। अर्थात वो कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई विषय चयन कर लेता है और उसका गहराई से विश्लेषण करता हुआ चलता है। एक एक परत उसकी खुलता हुआ चलता है, उस पर समग्र दृष्टि दौड़ाते हुए चलता है। विवरणात्मक शैली वो कहलाती है, विवरणात्मकता वो कहलाती है जहां निबंधकार किसी विषय, किसी पदार्थ या किसी वस्तु को का जब वर्णन करता है तो विवरण देता हुआ चला जाता है, उसका पूरा इतिहास प्रस्तुत कर देता है, उसको पूरी समग्रता के साथ एक विवरण देता हुआ चलता है। ऐसा था, ऐसा है, ऐसा आदि आदि पूरा वो क्या करता है, विवरण करता है। विवरणात्मक शैली में विश्लेषण में नहीं आता, उसका तर्क
पद्धति से विवेचन नहीं करता, वो विवरण देता हुआ चलता है। व्यंग्यात्मक शैली वो कहलाती है जहां कोई निबंधकार किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति या कोई बात या कोई विषय को माध्यम बना करके समकालीन परिस्थितियों, समकालीन विडंबनाओं या समकालीन जो स्थितियां हैं उन पे हल्का सा व्यंग्य कटाक्ष करता हुआ चलता है। सूत्रात्मक शैली वो कहलाती है जहां सूत्र के रूप में संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह देना। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था आचार्य अनंत शुक्ल ने भी सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। वो कहते हैं श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, क्रोध बैर का आचार्य मुरब्बा है, आदि आदि। तो ये सूत्रात्मक शैली कहलाती है। इसमें निबंधकार एक सूत्र, एक पंक्ति में इतनी सारगर्भित बात कह देता है कि उसमें बहुत कुछ समा जाता है। संक्षेप में बड़ी से बड़ी बात कहना सूत्रात्मक शैली कहलाती है। भावात्मक शैली वो कहलाती है इसमें निबंधकार जिस विषय पर वो निबंध लिख रहा है उस पर इतना अधिक भावात्मक मार्ग में वर्णन करता है कि पाठक की भावनाएं उद्वेलित हो जाती हैं। अर्थात उस विषय पर, उस विषय वस्तु पर जिससे वो निबंध लिख रहा है उसका भावात्मक स्वरूप भावात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। एक ऐसा लगाव उससे उत्पन्न होता है कि पाठक की भावनाएं उद्वेलित हो जाती हैं। वह अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके, अनेक प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य ला करके उस विषय को इस प्रकार उपस्थित करता है कि हमारी भावनाओं से उसका तादात्म्य हो जाता है। तो भावात्मक शैली कहलाती है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं उनके विचार कवित्वपूर्ण भी हो उठे हैं, अर्थात उनके विचारों में कविता भी, कविता मतलब कवित्व शैली में कहीं उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अर्थात कोई कोई बात, कोई कोई विचार उन्होंने अलंकारिक शैली में प्रस्तुत किए हैं जिसमें कविता जैसा आनंद मिल जाता है। भाषा संस्कृत होते हुए भी प्रभाव नहीं है। इन्होंने संस्कृत भाषा मतलब तत्सम हिंदी का प्रयोग किया है। भाषा परिष्कृत है। प्रायः इन्होंने अपने निबंधों में संस्कृत की संस्कृत के शब्द लिए हैं जिन्हें हिंदी में तत्सम कहते हैं, अर्थात मानक शब्द। तद्भव तथा देश शब्दों के प्रयोग से भी उन्होंने स्थान स्थान पर भाषा में तरल प्रवाह तथा ताजगी लाने का प्रयास किया है। और जहां जरूरत है यथास्थान उन्होंने तद्भव और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। देश मतलब आंचलिक शब्द, किसी अंचल विशेष में जो प्रयुक्त होते हैं वो शब्द। और तद्भव मतलब जो तत्सम से विकसित हुए हैं, जैसे अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है, हस्त तत्सम है, हाथ तद्भव है। वो तद्भव शब्द वो कहलाते हैं जो तत्सम शब्दों से विकसित हुए हैं और जिनका प्रायः हम बोलचाल के दौरान जिनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, किसी अंचल विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में जो शब्द प्रचलित होते हैं वो आंचलिक कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे यहां तोरई होती है, जो सब्जी होती है, अब यहां इसको गिलकी कहते हैं। गिलकी क्या है? यह आंचलिक शब्द है क्योंकि यही अंचल विशेष में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही अमरूद है, अमरूद को अगर क्षेत्र में सपरी कहते हैं तो वो आंचलिक हो गया, उसी क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। यहां जामफल कहते हैं, कहीं बीगी दाना कहते हैं। तो ये आंचलिक शब्द हैं जो अंचल विशेष में प्रयुक्त होते हैं। और भी बहुत से शब्द होते हैं जो आंचलिक होते हैं, जो अंचल विशेष में प्रयुक्त होते हैं और अंचल विशेष में रहने वाले लोग उनका अर्थ समझते हैं। उन शब्दों में उस आंचलिकता का समावेश रहता है, एक आंचलिक भावभूमि जागृत होती है। इनके निबंधों के शीर्षक आकर्षक हैं। मैंने अभी आपको बताया, जैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है,
लो वसंत आ गया पर उत्कंठा नहीं है। तो इन्होंने जितने भी निबंध लिखे हैं उनके विषय बहुत आकर्षक हैं। जो निबंध शीर्षक हैं उनके अंतर्गत प्रतिपादित विचार, विचार संपदा, शास्त्र ज्ञान एवं लोक संस्कृति के बिंब प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हुई उनकी प्रतिभा, उनके पांडित्य का परिचय देती है। उनका चिंतन जहां जहां शोध की राह पर चलने लगता है वहां वहां भावना पर बौद्धिकता का कब्जा होने लगता है। अर्थात कहीं कहीं वो अपने निबंधों में कहीं किसी बात के अनुसंधान में लग जाते हैं, किसी बात की तह तक पहुंचने लगते हैं, तो वहीं पर भावनात्मकता पीछे रह जाती है और विचारात्मकता या बौद्धात्मकता आ जाती है। ऐसे स्थलों पर मिश्र जी ने संस्कृत की मधुर शब्दावली का प्रयोग किया है। कहीं कहीं इस प्रकार की मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है जिसमें एक संगीत जैसा माधुरी भी देखने को मिलता है। जहां तहां इन्होंने अपने निबंधों में मुहावरे और प्रचलित लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में माधुरी है, चित्रात्मकता है और संप्रेषणता, सहजता और सरलता, सुबोधता आदि गुण इनकी भाषा के में पाए जाते हैं। इस प्रकार मिश्र जी के निबंधों में आंचलिकता और सांस्कृतिक परिवेश दोनों घुले मिले प्रतिबिंबित हुए हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको ये बताया कि पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अनेक ललित निबंध लिखे हैं। उनका एक काव्य संग्रह भी है। निबंधों की उनकी शैली अपनी विशिष्ट है। हिंदी निबंध साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है। आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य अंतन शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के पश्चात पंडित विद्यानिवास मिश्र एक आधुनिक हिंदी निबंध के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने इस कालांश में पंडित विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली और उनके कृतित्व का परिचय दिया है। कल कालांश में हम उनका जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध है, हल्दी, दूब और दधि अक्षत, इस निबंध की मूल संवेदना बताते हुए इसके परीक्षोपयोगी गद्य स्थलों की व्याख्या बताएंगे, उनका भावार्थ बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।